गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिर्फ 11th क्लास में नहीं, अकाउंट्स में हर जगह यूज़ होता है। आप सीएस के पेपर में भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देख सकते हैं, सीएस के पेपर में भी देख सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, हम कुछ एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो व्हाट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है ना, वो दोनों के दोनों अलग इंसान हैं। मतलब अलग इंसान तो नहीं है बिजनेस, अलग इनका अस्तित्व होता है। बिजनेस का बिजनेसमैन से कोई लिंक नहीं होता, बिजनेस का बिजनेसमैन से कोई लिंक नहीं होता। बिजनेस अलग है, बिजनेस चलाने वाला आदमी अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिजनेसमैन घर का सामान लेके आता है, भाई घर के लिए आटा लेके आ रहा हूँ मैं, घर के लिए दाल लेके आ रहा हूँ मैं, तो इसको बिजनेस में थोड़ा लिखेंगे। वो बिजनेसमैन का काम है, वो लेके आ रहा है घर के लिए, लाने दो। और इसी तरह बिजनेस कोई गुड्स परचेज करता है कि हम माल ले खरीद के आते हैं, तो उसको बिजनेसमैन थोड़ा लिखेगा अपने घर में कि भाई ये लेके आए सामान, वो तो बिजनेस लिखेगा ना। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन को इसीलिए हम क्रेडिटर बोलते हैं, मतलब बाहर का आदमी है, क्रेडिटर लेनदार बोलते हैं ना इसको हम। बिजनेस के लिए बिजनेसमैन बाहर का आदमी होता है, क्रेडिटर होता है, और इसीलिए बिजनेसमैन की कैपिटल जो होती है, जो पैसे लगाता है बिजनेसमैन अपने बिजनेस में, उसकी कैपिटल को हम लायबिलिटी मानते हैं कि वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, only those transactions, only those transactions and event are recorded in the books which has money concept। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखना है जिसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसे हम मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, तो उसे हम बुक्स में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, जबकि ये बिज़नेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कितने रुपए की स्ट्राइक कर दी, मनी का कंसेप्ट नहीं है, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एफिशिएंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कितना अच्छा काम करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट्स की, तो वो भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे भी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नहीं है।
तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी जिसे हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, और किसी को लिखेंगे चाहे वो चीज़ बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि ये हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये मान के नहीं करते कि कल को बिजनेस हमारे बंद हो जाएगा, कल को हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा, 10 साल 20 साल या इन्फिनिटी लगातार चलता रहेगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं, हमारा बिजनेस कभी बंद होगा ही नहीं। और हम पूरे बिजनेस की लाइफ को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पूरे बिजनेस की लाइफ को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ये पार्ट हमारा 12 महीने का होता है। 12 मंथ का हम एक पार्ट बना देते हैं, 12 मंथ का एक पार्ट बनाते हैं हम, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। और फिर हम हर साल के एंड में एक अकाउंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम फाइनल अकाउंट, जिसके बारे में आप चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। फाइनल अकाउंट आप बनाते हैं, और इस फाइनल अकाउंट की हेल्प से फाइनल अकाउंट में जो बनाते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस सही सही वैल्यूएशन किया जा सके। तो अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस लगातार मान लें चल रहा है, तो 12 उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट बना दो, और उसके हर साल के प्रॉफिट को निकाल लो या लॉस को निकाल लो, क्योंकि जब बिज़नेस बंद होगा 5 साल बाद 10 साल बाद, तब आप निकालोगे तो एग्जैक्टली फिगर सामने नहीं आएगी, इसलिए हम हर साल निकालते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जो भी एसेट्स परचेज करी है उसे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखना है। अगर फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है उसको आपने मानना नहीं है, जो आपका कॉस्ट प्राइस था आप उसी पे लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई लैंड परचेज़ करी, ज़मीन परचेज़ करी 50,000 रुपये की, और 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसकी वैल्यू जो होगी वो बढ़कर होगी 2 लाख रुपए, तो उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपये बढ़ गई। लेकिन अगर हम अपनी बुक्स में उसको लिखेंगे एंट्री को, तो उसकी बुक में हम अपनी 50,000 ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि हमारी मशीन 2 लाख की, सॉरी ज़मीन 2 लाख की हो गई है, हम उसको 50,000 रुपये ही लिखते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं? ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जब हम अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसमें हम 12 महीने की 12 मंथ की इनकम को कंसीडर करना चाहिए। हम 12 महीने की, अब मान लिया उस 12 महीने के दौरान हमें कोई एडवांस मिल गया जो कि नेक्स्ट ईयर से लेट है, तो हमें उस इनकम को इस साल की इनकम को कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमें इस साल की इनकम में एडवांस वगैरह को कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमें इस साल की इनकम में सिर्फ उसी इनकम को कंसिडर करना चाहिए जो हमें इस साल हुई है। और ऐसे ही इस साल के खर्चे में भी हम सिर्फ इसी साल के खर्चे लेंगे जो हमने इस साल करे हैं, और फिर एक साल के इनकम को उसी साल के खर्चों के साथ में मैच करते हैं। इसे बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसके दो पहलू होते हैं। एक जो एंट्री करते हैं ना, उसमें दो पहलू होते हैं। एक चीज़ अगर डेबिट हुई है तो एक चीज़ हमेशा उसकी क्रेडिट होगी। अगर आपने एक चीज़ डेबिट करी है तो उसकी एक चीज़ क्रेडिट भी हमेशा होगी। तो दो पहलू होते हैं, अगर एक चीज़ डेबिट हुई है तो क्रेडिट भी होती है। इसीलिए जो एसेट्स होती है ना और जो लायबिलिटी होती है हमेशा बराबर होती है। जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होती है, जो कि लायबिलिटी को क्रेडिट साइड बोलते हैं, इसको डेबिट साइड बोलते हैं, इसलिए दोनों बराबर होती हैं।
क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन को डेबिट में भी लिखा जाता है, क्रेडिट में भी लिखा जाता है। इसीलिए इसी बेस पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे आप आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है वो हमारा इसी प्रिंसिपल बेस होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि एसेट्स जो है वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। एसेट्स जो होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। आज हमने ये कुछ प्रिंसिपल्स करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, इसे आप ढंग से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।